हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 160 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 161 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। 161 नंबर प्रश्न है, पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है आपको बताना है। यहाँ पे जो है 8 स्टेटमेंट है। इनमें से कौन कौन से पंचायत चुनाव के विषय में सही है, कमेंट में भी बता सकते हैं आप। तो देखिए, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग के सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है और नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। तो यहां तक तो पूरी स्टेटमेंट सही है। 7वां और 8वां जो स्टेटमेंट है, नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये नहीं सही है। और जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के संचालन के लिए राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचक अधिकारी और आवश्यकता अनुसार एक या अधिक जो है उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत चुनाव के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी भी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्राधिकार से जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होगा और जो जिला पंचायत चुनाव के अतिरिक्त अन्य पंचायतों की खाली सीटों को भरने के लिए चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी होगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्राधिकार से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकता है। 162 है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंचायत समिति एवं जिला परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य यथा उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा सदस्य तथा उस क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत राज्यसभा एवं विधान परिषद सदस्य आदि भी शामिल होते हैं। पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की जरूरत होती है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। 163 है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। तो याद रखिएगा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तो सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। 164 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। तो 21 वर्ष, बी ऑप्शन। 165 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं आपको बताना है। पहला है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, सही है या गलत है, कमेंट में भी बता सकते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, 25 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष, कमेंट में बताइए। पंचायत के समय पूर्व भंग पंचायत जो है समय पूर्व भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, केवल दूसरा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 च के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 ईयर है। वहीं अनुच्छेद 243 से अंग के खंड 4 के अनुसार किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती या वह विघटित नहीं की जाती। 166 है, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर होगी कि क्या कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। सी ऑप्शन। नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा जब उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। 167, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? सही जवाब हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी सी ऑप्शन। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। अनुच्छेद 243 वाई के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। 168 है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको है? राज्य के गवर्नर, याद रखिएगा, राज्य के गवर्नर को। 169, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? सही जवाब है वित्त आयोग, ऑप्शन ए। 170, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्यपाल के द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाव के लिए उत्तरदायी है। यह वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243 म के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर राज्य सरकार और इनके बीच राजस्व के बंटवारे के लिए अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। यह राज्य के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को समुन्निष्ट किए जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों, शुल्कों और पथ कर तथा फीसों के निर्धारण के संदर्भ में भी अपनी संतुतियां राज्यपाल को देता है और इसका गठन राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। 171 है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, किसके अनुसार? राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 से झ या आई के अनुसार, तो बी ऑप्शन। 172 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति करता है? सही जवाब है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, बी ऑप्शन। 173 है, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य के द्वारा लगाए गए करों और लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करते हैं?
राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य के द्वारा लगाए करों और लेही शुल्कों की आय का राज्य और पंचायतों के बीच जो है बंटवारा करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य वित्त आयोग जो है बंटवारा करता है। 174 है कथन ए, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद कारण आर, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। तो इनमें जो सही है आपको बताना है। देखिए अगर बात करें तो इसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन गठित संघीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वितरित होने वाले करों और संदायों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ साथ राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए राज्यों की संचित निधियों के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों पर भी विचार करता है। इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। 175 है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। इसमें जो सही है देखिए डी ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान का 73वां जो संशोधन अधिनियम 1992 है इसके तहत इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यों में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो किसकी भूमिका होती है कमेंट में बताइए। भारत के निर्वाचन आयोग की अगर भूमिका नहीं होती है तो किसकी भूमिका होती है? 176 है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, यानी बी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 243 ट के तहत, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ के तहत, जिला पंचायत अनुच्छेद 243 ख के तहत संवैधानिक जो है प्राधिकरण है। जबकि स्टेट इलेक्शन ऑफिसर यानी राज्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदनाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। 177 है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो याद रखिएगा भाग 9 जो है ये किससे संबंधित है कमेंट में बताइए। और भाग 9 का इसका सही जवाब हो जाएगा नगर पालिकाओं से ये संबंधित है, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान का भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के सहमति प्राप्त हुई और 1 जून 1993 से यह लागू हुआ। 178 भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 74वें संशोधन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है और यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। पहला दूसरा तीसरा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क और 243 त से 243 य छ तक 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़कर नगरों में स्थानीय शासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। 74वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हें समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 243 न अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है और महिलाओं को कुल सीटों के न्यूनतम 1/3
सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। यह सभी राज्यों में प्रयोज्य है। 179 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति की गई है? किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, संवैधानिक अधिनियम यानी 74वां संशोधन अधिनियम 1992, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क या 9A 243 से 243 से त से 243 से या 6 तक यानी 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 180 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 74 किस संशोधन के द्वारा? तो 74वां संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। 181 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 182 है, भारत के संविधान के भाग 9 क में या 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन के इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र यानी केवल दूसरा सही जवाब है, बी ऑप्शन। 183 है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 243 मतलब कि 243 9 1 के तहत। अनुच्छेद 243 9 1 के तहत प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अगर बात करें तो आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। 184 है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों में जहां नगर निगम के सभासदों के साथ साथ मेयर का भी प्रत्यक्ष चुनाव होने का प्रावधान है, वहां पर मेयर का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। हालांकि जिन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में मेयर का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां पर मेयर का कार्यकाल अलग अलग यानी होता है, यानी जैसे दिल्ली और बेंगलुरु में 1 वर्ष, मुंबई में 2.5 वर्ष आदि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, यानी कितना? तो याद रखिएगा 5 ईयर। 185 है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या मतलब कि अकृषि कार्यों में लगी हो, ये सही नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। भारत की जनगणना के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र मतलब समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी आदि शामिल हो, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी निम्नलिखित में सभी 3 शर्तों को जो है एक साथ पूरी ये करते हैं, जैसे न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% और गैर कृषि कार्यों में लगे जो बाकी जो है 25%, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
186 है कथन ए, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। कारण, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। देखिए, अगर बात करें तो दोनों कथन ए और कारण आर सही है। कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य में किसी बृहत नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। बृहत नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र का मतलब होता है जिससे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए मतलब कि उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिष्ठा आदि, मतलब कि आर्थिक जो महत्व है आदि को यह ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना के द्वारा वे निर्दिष्ट करे। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। बड़े नगरों के आकार, जनांकीय स्वरूप, व्यापक आर्थिक गतिविधियां आदि के कारण इन नगरों का प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है और इसी कारण से यहां स्थानीय शासन अभिसंरचना के रूप में नगर निगम का गठन किया जाता है, जिसके पास तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तियां और प्राधिकार होते हैं। 187 है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 79(2) के अंतर्गत पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय के संबंध में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच विवाद हो तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी। 188, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 घ के तहत किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। 189 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है 8 सी ऑप्शन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में 2021 में हुए नवीनतम संशोधन के बाद वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले अधिकतम 8 व्यक्तियों को नगर परिषद में, अधिकतम 6 व्यक्तियों को नगर पालिका बोर्ड में और अधिकतम 12 व्यक्तियों को नगर निगम में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। 190, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हरित नहीं होगा। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हरित नहीं होगा। तो 21 वर्ष की आयु सीमा पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान का अनुच्छेद 243 भी के खंड 1 क के परंतु के अनुसार नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हरित नहीं होगा यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। 191, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हत क्या है। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष पद के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। और इसके बाद दूसरा, पार्षद के लिए उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है। और इसके बाद तीसरा तो सही नहीं है, पांचवा सही है, चौथा भी सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, पहला, दूसरा और पांचवा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा
34 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए अर्हता दी गई है। यानी इसके अनुसार जिस व्यक्ति का नाम नगर पालिका मतदाता सूची में है वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। और अध्यक्ष पद के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पार्षद के लिए 21 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के अंदर एक पद से इस्तीफा देना होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 192 नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है। नगर पालिका के अवधि के विषय में सही क्या है। तो अगर बात करें तो इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन के तिथि से की जाती है। इसके बाद तीसरा भी सही है, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है। दूसरा, तीसरा और इसमें जो है चौथा भी सही है कि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है। यानी जो नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पांचवा गलत है, यानी बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 243 सीयू तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के धारा 36 के अनुसार नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन बैठक यानी प्रथम सम्मेलन या बैठक के तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है और किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही गठित की जाती है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 3 वर्ष के लिए गठित की जाएगी। 193 है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है। तो इसमें अगर बात करें तो सही जवाब है पहला गलत है, दूसरा सही है, परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इसके बाद तीसरा गलत है, चौथा सही है, सामान्य मतदाताओं के द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। और पांचवा गलत है, छठवां सही है। क्या छठा में दिया गया है, पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, यानी बी ऑप्शन। दूसरा, चौथा और छठा। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 47 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सामान्य मतदाताओं के द्वारा जिन्होंने प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर मतदान में भाग लिया है उनकी आधी से अधिक की संख्या ने यदि प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत दिया है तो अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा ही प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। अध्यक्ष के निर्वाचित होने के 2 वर्ष के बाद जो है प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। उसके पूर्व अगर बात करें तो पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा सकती है। 194 नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। वार्ड समिति के विषय में आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट है, क्या सही है आप बताइए। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 243 एस में प्रावधान है कि ऐसी प्रत्येक नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में जिसकी जनसंख्या 3 लाख से या 3 लाख से अधिक है वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 72(1) के अनुसार प्रत्येक वार्ड समिति में जो है उसमें शामिल वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होते हैं। साथ ही वार्ड समिति में निर्वाचित पार्षदों के अतिरिक्त वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे 2 व्यक्तियों को वार्ड समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा पर महापौर के द्वारा नामांकित किया जाता है जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो तथा पार्षद चुने जाने की योग्यता धारण करते हो। वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुनती है।
195 है, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा। एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 के धारा 41 के उपधारा 2 के खंड ब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पार्षद चुना गया है और नगर पालिका परिषद के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से यह कार्य करता है तो जिलाधिकारी उसे पद से हटा देगा। 196 है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, और इसके बाद बात करें तो अपने नगर क्षेत्रों के वार्डों के निर्वाचकों में से तो दूसरा और चौथा सही है। इसके बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, यानी जो कि उस नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचक भी होते हैं, किया जाता है। 197, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न युग्मों में जो सुमेलित नहीं है वह है आपका गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, जो दिया गया सही नहीं है। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है। 198, 73वां और 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है। 73वां और 74वां संशोधन किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, जिला निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, पहला दूसरा और तीसरा, यानी बी ऑप्शन। पंचायतों के लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्न प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई, जबकि नगर पालिकाओं के लिए 74वें संशोधन अधिनियम 74वें संशोधन 1992 के द्वारा निम्न के प्रावधान किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 जेड ए, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वाई और जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 जेड डी। 199 है, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है। किन चीजों की व्यवस्था करता है, तो याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने के लिए और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, यानी सी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें तो देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों के संबंध में व्यवस्था की गई है, और इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की और अनुच्छेद 243 से झ के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने संबंधी व्यवस्थाएं हैं। जिला योजना समितियों के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 243 जेड डी में है, जो कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 200 है, जिला आयोग समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 20 और 5 होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसमें संबंधित है कि प्रत्येक राज्य में, इसमें मतलब कि जो उपबंधित है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, जैसे कि राजस्थान में 25 है, बिहार में 34 है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम यानी 40, छत्तीसगढ़ में 20 है। 201 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। जिला योजना समिति का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो याद रखिएगा 243 जेड डी के अनुसार। इसके बाद 202 है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है, सही जवाब है, बताइए।
पहला, दूसरा और तीसरा यानी सभी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, डी ऑप्शन। देखिए, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्र के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हों। 203 संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में किसका प्रावधान किया गया है? 74वां संविधान संशोधन 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? तो वार्ड समितियां, ठीक है, वार्ड समितियां, इसके बाद आपका महानगर आयोजना समिति और इसके बाद आपका जिला आयोजना समिति, डी ऑप्शन। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243 ए के तहत वार्ड समितियां यानी 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के लिए, अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत जिला योजना समिति यानी जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए, अनुच्छेद 243 जेड ई के तहत महानगर योजना समिति यानी प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका समितियां संबंधी प्रावधान इसमें नहीं है। अनुच्छेद 243 ए के खंड 5 के तहत राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए उपबंध कर सकता है। 204 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें जो सही है आपका पहला कि भारत में महानगर योजना जो समिति है इसके संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है और इसके बाद अगर बात करें तो उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड ई के तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन प्रावधानित है। इस कार्य विकास योजना का प्रारूप तैयार करके संबंधित सरकार को भेजने तक सीमित होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 205, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने का जो पात्र है आपको बताना है। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है इसके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मनरेगा अगस्त 2005 में संसद के द्वारा पारित हुआ था। इसे 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिसूचित किया गया। 2 फरवरी 2006 से लागू करके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना का प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण महात्मा गांधी मनरेगा कर दिया गया और इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों के लिए जो है अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 206 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसको दी गई है, यानी इनमें से किसको ये जिम्मेदारी निभाना पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत को, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक विकास योजना तैयार करती है और मांग के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन और निष्पादन के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। 207, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ऑप्शन ए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए 1952 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, एनईएस था, जो 1953 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कामकाज के जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ वर्षों के लिए विशेष जो उपबंध है कुछ वर्गों के लिए, वर्षों नहीं, कुछ वर्गों के लिए, कुछ क्लास के लिए विशेष उपबंध जो दिए गए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, बुक है तो अच्छी बात है। वहां पे एक बार आप बुक के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद लेक्चर को अटेंड कीजिए, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।